जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जबरदस्त स्वागत है, धमाकेदार स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आरआरबी एनटीपीसी सेट प्रैक्टिस का धमाकेदार 11वां सेट। यानी अभी तक आपको 10 सेट तक का सेट प्रैक्टिस करवा दिया गया है। आज हम लोग 11वां सेट में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हर लेवल का क्वेश्चन से रूबरू आपको कराया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को जरूर से जरूर ज्वाइन करें और वहां से डेली बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाए क्वेश्चन नंबर 1। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता 10.2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि 20 आ जाए। 10.2/3 को किस संख्या, मान लिया जाए x से विभाजित किया जाए कि 20 आ जाए। बोले सर तो बड़ा ही सिंपल है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लिए। तो बोले सर ये हो जाएगा 10 या 30 और 2 32/3 एक्स उधर तिरछा गुना होकर हो जाएगा 20x। अब 4 से ये दोनों ऊपर ऊपर कट रहा है तो बोले सर 4 से 8 चौका 32 5 चौका 20। अब हमें निकालना है x का मान। तो बोले सर 8/3 तो ये रहेगा, लेकिन ये 5x का साथ गुना में इधर आएगा तो क्या भागा में, तो भागा में जाएगा तो नीचे 3 में ना गुना होगा, यानी 5 गुना हो जाएगा, यानी 8/5 कैलकुलेशन तो किसी तरीका से उड़ा डालो, लेकिन जो दिया हुआ उसको सटीक तरीका से आप जो बोल रहा है वो लिख देंगे तो आंसर कंफर्म आएगा। कंफ्यूजन के कहीं पे जगह ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 8/15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए 2 नंबर बड़ा ही मजेदार है। कहता है एक, पहली बात तो एक पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट 2 प्रकार के होते हैं। यदि परसेंटेज में है ना तो पाई चार्ट 100% होगा, यदि डिग्री में है ना तो पाई चार्ट 360 डिग्री होगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आइए, यहाँ परसेंटेज में है मानव शरीर के विभिन्न मिनरल्स का वितरण है। पोटेशियम 9%, सोडियम 8%, कैल्शियम 40%, मैग्नीशियम 18%, आयरन 25%, मिला के 100 होना चाहिए। दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्राओं को दिखाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज के 1000 IU यानी अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ हैं तो कैल्शियम की मात्रा क्या है। बोले सर कैल्शियम पूछ रहा है और टोटल जो है 1000 है और टोटल परसेंटेज में 100 होगा। और यहाँ पे ऊपर में पाई चार्ट में कैल्शियम को देखिए, कैल्शियम 40 दिखा रहा है तो 40 से गुना कर दो, 2 शून्य 2 शून्य 40 देंगे 400, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 400 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। कहता समिता को 6 दिनों के लिए एक बिक्री कार्यक्रम में कुछ धनराशि दी गई। मतलब वो बिक्री के लिए कहीं जा रही थी, उसको कुछ धनराशि 6 दिन के लिए दिया गया, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देने के कारण, मतलब 6वें दिन के लिए था लेकिन वो 4 दिन और बढ़ा के 10 दिन का कार्यक्रम बन गया। उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घट गया, 56 रुपया रह गया। शुरुआत में उसने कितनी राशि दी थी। तो बोलिए सर पहले जो उसको मिला था वो 6 दिन का था, लेकिन बाद में उसी राशि को उसने 10 दिन बनाया। पहले का 6 दिन का राशि, बाद में 10 दिन का राशि बराबर, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, यानी पहले और बाद का जो मेन खर्च होना चाहिए वो हो गया हम लोग का कितना, 5:3। अब बोल रहा ऐसा करने से उसका जो हो गया या औसत यात्रा भत्ता में कमी हो गया 56 रुपया के। कितना के कमी हो गया, 56। यहाँ कितना के कमी हुआ, 2। कितना के कमी हुआ, 2। और निकालना है पहले औसत वाला या बाद वाला औसत जो निकालिए। पहले वाला निकालिएगा तो 6 दिन से गुना करना पड़ेगा, बाद वाला निकालिएगा तो 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये औसत से तुलना कर रहे हैं तो औसत निकलेगा। तो 5 से गुना किए, 28 दूनी 56, 28 25 140, यानी पहले जो उसका औसत डेली का था वो 140 रुपया था, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई। तो बोले सर शुरुआत का आप औसत 140 लाए प्रतिदिन का और शुरुआत में उसको 6 दिन के लिए दिया गया था, तो 14 6 के 84, यानी निश्चित रूप से 840 रुपया उसको दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर सी। आप एक्स मान के भी बना सकते हैं कि एक्स उसको दिया गया था 6 दिन के लिए, लेकिन एक्स को यूज किया वो 10 दिन तक, तब जाके औसत घट के 56 हो गया। इसको भी हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा 840 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ये तो सिंपल है जी, ये तो आपसे बनना चाहिए। 4000 का 54% क्या होगा। अब बनिए जाएगा आपसे तो हम इसको बनाए काहेला, आंसर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पहुंच गए। ये बिल्कुल एक लाइन का है। दो संख्याओं का अनुपात है 15:11। यदि उनका महत्तम समावर्तक 13 है तो संख्याएं क्या है? बोले सर महत्तम समावर्तक 13 है, ये दोनों का महत्तम 1 होगा। महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी कॉमन राशि होता है। तो देखिए ना 11 ऐसे भी आवाज है तो 1 हो गया। तो बोल रहा है दोनों संख्याएं क्या है, तो एगो 15 हो जाएगा, एगो फिर 11 से गुना कर देंगे। 13 × 15 195 होगा, 13 × 11 143 होगा। बस फास्ट कैलकुलेशन करिए, यानी दोनों संख्या में एगो हो गया 195, दूसरा का 143। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 आइए। 6 में कहता दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लेके प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है? एक झुंड में कितनी गायें काली है? मेनली रूप से क्वेश्चन है कि कितनी गायें काली है, कितनी गायें काली हैं। मेनली क्वेश्चन यही है कि कितनी गायें काली है। अब इसका आंसर क्या होगा ये निकालना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसका आंसर लाने के लिए कौन कौन कथन जरूरी है ये निकालना है। तो देखिए पहला वक्तव्य क्या है, कुल 60 गायें हैं। चलो जी टोटल दिया हो 60, हो सकता है इसका ज़रूरत पड़े। दूसरा क्या है, उसमें से 40% गायें हैं। तो बोले यस सर, 60 का 40% यानी काली गायों की संख्या हो गया 24। यही ना हो गया, काली गाय की संख्या 24। लेकिन इसके लिए टोटल भी मालूम होना चाहिए, तभी ना उसका 40% निकालेंगे। यानी हम लोग का दोनों जरूरी है। यानी दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है, ये भी सही बात बोला है। यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पहुंच गए जी। देखते ही देखते 13 वर्ष पहले राम की उम्र सन्नी की उम्र की दुगनी थी। -13 लिख दिए, समझ जाइए। राम सन्नी, 13 वर्ष पहले राम की उम्र सन्नी के दुगनी। सन्नी को 1 मानेंगे तो राम को 2। बहुत ही सिंपल है, आगे बढ़िए। उसके बाद बोलता है वर्तमान से 3 वर्ष के बाद, 3 बोल रहा है, हाँ +3 लिख दिए, समझ जाइए। 3 वर्ष के बाद सन्नी की उम्र राम की उम्र के 3/5। राम की उम्र में के लग गया तो राम 5 सन्नी 3। ठीक है। अब देखिए कभी भी एज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज का मास्टर वीडियो हम पढ़ा रखे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि जब 2 अलग अलग समय का रेशियो रहे तो सबसे पहले अंतर सेम करिए, क्योंकि कोई भी 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा सेम है। आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, तो मान लीजिए कुंभ के मेला में बिछड़ गया और कभी बाद में बूढ़ा हो गया तब मिला, तो ये 2 साल छोटे रहेगा। ऐसा नहीं कि वो हेरा गया था वो उतने को रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, एज का अंतर हमेशा सेम रहता है, तो सेम करिए। ऊपर 1 का अंतर तो नीचे 1 से, नीचे 5 और 3 2 का अंतर तो ऊपर 2 से, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। 13 साल पहले से 3 साल बाद जाने में 16 की वृद्धि। यहाँ 2 दूनी 4 से 5 1 की वृद्धि, या 2 से 3 1 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से निकालना क्या भैया, तो बोला राम की वर्तमान उम्र। तो बोले सर रेशियो तो वर्तमान का नहीं है, यदि ऊपर वाला राम से गुना करते हैं तो 13 साल पहले का निकलेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा। नीचे वाला राम से गुना करते हैं तो 3 घटाना पड़ेगा, आपकी मर्जी। चलो उसी से 4 से गुना करते हैं तो 16 चौके 64। वो तो 13 साल पहले का ना आया, क्योंकि क्या लिखाए थे मास्टर वीडियो में, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिस समय का अनुपात रहे उसी समय का आपका एज निकलता है, आयु निकलता है। तो यहाँ 13 साल पहले का निकला तो 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोले 64 13 तो 77 वर्ष हो जाएगा। यानी राम तो 77 वर्ष के बुजुर्ग हो गए जी। ये तो बुजुर्ग निकले, हमें लग रहा था बच्चे होंगे। यानी 77 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। ट्रेन, रेलगाड़ी और रेलगाड़ी को तो धुआं धुआं कर चुके हैं अपने असाइनमेंट से, बड़ा ही मजेदार है। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर तो ट्रेन की लंबाई। जब कोई ट्रेन आपको, हमको, कोई पेड़ को, कोई खंभा को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। लेकिन वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, सुरंग को पार करता है या दूसरा ट्रेन को, तो दोनों की लंबाई जुड़ता है। यहाँ कहता है ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में, ट्रेन की गति भी दिया हुआ है, तो बोला ट्रेन की लंबाई। बोले सर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 375, प्लेटफॉर्म 375, ये हो गया लंबाई। लंबाई मैंने दूरी, दूरी बराबर 4 गुना सब है, तो 4 है 70। इसको पहले तो 5/18 करेंगे ना जी, मीटर में बदलेंगे ना। उसके बाद कैसे सेकंड में, तो ये बोल रहा है 27 सेकंड में। अब कैलकुलेशन तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि आप सेट प्रैक्टिस मार रहे हो भाई। कैलकुलेशन आप जितना करोगे उतना आप में स्पीड आएगा। इसका आंसर जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना 9, और ये VBI क्वेश्चन कह सकते हैं टाइम वर्क का। इसका स्पेशल 2018 का हार्ड क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ होगा, उसमें स्पेशल टाइम वर्क का ये सब क्वेश्चन को 5-5, 6-6 क्वेश्चन छाट के एक स्थान पे बताया हूं। पाइप टंकी का, विनाशक और निर्माता वाला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हार्ड है सभी को मैंने छाट के बताया है। वहां भी इसको मैंने शामिल किया था, यहां भी आ गया है। चलिए इसको उड़ाते हैं एकदम आराम से, बारीकी से समझिएगा। ए बी साथ मिलकर किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, यानी ए और बी मिलकर काम को 21 दिन में कर सकता है। तो हम a + b = 21 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ उसका क्षमता को लिख सकते हैं 1/a + 1/b = 1/21। इक्वेशन 1 मान ली। अब आगे आइए, बड़ा ही मजेदार है। यदि ये अकेले काम करे तो आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ देता है। मतलब ए है जो आधे काम किया, तो आधा काम किया तो समय भी वो अपना जितना लेना चाहिए उसका आधा लेता। आगे बाकी शेष काम बी किया, तो बोले सर ए आधा किया तो बी भी अब आधे न करेगा, आधा काम। तो इस काम को पूरा होने में लग गए 25 दिन। इक्वेशन 2 हो गया। थोड़ा बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो, हालांकि इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन, मतलब बी अकेले कितना दिन में काम किया। तो मैंने इस प्रकार के 6-7 क्वेश्चन इकट्ठे करके बताए हैं, और लगभग सेट में पीछे भी 2-3 सेट में मिल ही चुका है। तो ऑप्शन से इसको बनाते हैं, क्योंकि यदि आप कैलकुलेशन करिएगा या किताब के चक्कर में रहिएगा, चकरा जाइएगा, बेहोश हो जाइएगा, लेकिन आंसर नहीं आने वाला है। देखिए कितना आसान से बनाते हैं। ऑप्शन से बी का मान ऐसा रखिए कि ए का मान निकालने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। देखिए क्वेश्चन जटिल है, टाइम टेकन है, तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। और 20-25% क्वेश्चन गारंटी है कि टाइम टेकन होगा, उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यदि बी 18 दिन में काम को कर देता है तो बी के जगह पर हम 18 रहेंगे, 18 रखेंगे, 9 दूनी 18 होगा। देखिएगा यहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान उधर नहीं घसकाना। 9 जाके 25 में घटेगा 16, आई 2 तिरछा गुना होगा 16 में, कितना होगा, तो बोले सर 16 दूनी 32। अब सोचिए 32, हम ए लेके चले हैं 18, तो बी आया है 32। अब यहाँ पर 1/18 1/32 रखते हैं तो 12 आने की संभावना है, नहीं आएगा जी। देखिए 1/18 1/32 एलसीएम में ले लीजिए तो इसका ढेर बड़ा हो जाएगा ना, यानी 1/12 काट छाट के आने की संभावना नहीं है। आ जाइए दूसरा ऑप्शन 1/22, तो बोले सर सॉरी बी का 22 रखते हैं। बोले सर 22 में तो 11 और 2 आ रहा है, 11 और 2 आ रहा है, 4 और 3 आ ही रहा है, तो 12 आने की संभावना। अच्छा रख के देख लीजिए, 22 रखते हैं तो 2 11 दूनी 22, 11 उधर जाके घटेगा 25 में 14 दूनी 28। अब 28 और कितना है 22, 28 और 22 में 12 आ सकता है। बोले कहीं नहीं आ सकता है सर, 12 आने के लिए फैक्टर के रूप में 4 और 3 भी चाहिए। तो बोलिए कि सर 28 में तो 4 है ही है, अब 22 में 2 है, लेकिन 3 है कहाँ, तो 12 नहीं आएगा, ऐसी छट गया। हमें 1/12 लाना है। ऑप्शन 3 20 लेके चलते हैं, तो 20 यदि हम यहाँ पे रखते हैं तो 10 दूनी 20, 10 जाके उतर घट गया 15, 15 दूनी 30। देखिए 20 में 4 है, 30 में 3 है, यानी इसमें 12 आ सकता है। तो चेक कर लेते हैं, a गुना 1/2 प्लस b कितना रखे हैं जी, तो बोले सर b 20 रखे हैं। 20 गुना 1/2 = 25। यहाँ पे काटेंगे 10, 10 जाके 25 में घटेगा, तो a गुना 1/2 = 15। दैट मीन्स a बराबर हो गया 15 दूनी 30, तिरछा गुना होगा। अब यहाँ सेटिस्फाइड होता है कि नहीं चेक करते हैं। 1/a कितना निकाले हैं 30, अभी कितना रखे थे आप 20, तो बोले सर आइए तो गया, एलसीएम 60 होगा ना जी। 30 से भाग देंगे 60 में 2, अब 20 से भाग देंगे 3 5, 5 का 5, 12 5 60, 1/12 आइए गया। यानी कंफर्म हो गया कि हम b का मान, यानी b का मान कितना पुट कर रहे हैं 20, तो पूरी कंफर्म आ रहा है। a 30 और दोनों का मान रख रहे हैं तो 1/8 आ रहा है, यानी कंफर्म है कि b किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इस प्रकार के जो हार्ड क्वेश्चन है उसका 5-5 6-6 क्वेश्चन बताएं, उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि लगातार कितनों हार्ड क्वेश्चन 5-6 को देखेगा तो आपके माइंड में जरूर एंट्री करेगा, और ये सब क्वेश्चन को इग्नोर करना मूर्खता होगा, पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्या मजेदार क्वेश्चन है। किसी सम चतुर्भुज जैसी बोलता है तो हमारे माइंड में आता है चारों भुजा समान होना चाहिए, और सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। अब आइए,
कहता है कि समचतुर्भुज के एक भुजा 13 है, तो बोले सर एगो 13 है तो सब 13 ना होगा। उसके बाद बोलता है आगे, उसका एक विकर्ण 10 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई। बोले सर ई वाला विकर्ण हम 10 मानते हैं, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो 5-5 हो गया। और जब समद्विभाजित करता है लंब समद्विभाजित, ये 90 डिग्री बन रहा है तो 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ई बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 13 ही 5 है तो 12 ना होगा जी। पाइथागोरस याद है ना, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29 बार बार रटवाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो ये 5 हो गया, 13 तो 12 हो गया, नहीं तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। तो बोले सर ये 12 तो ये भी 12, यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे विकर्ण हो गया 12 दूनी 24। यही तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, तो 24 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। रथीन, वाह क्या नाम है, रथीन। रथीन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष। रथीन कई वर्ष का है? 16 वर्ष। चचेरे भाई कई वर्ष का है? तो चचेरे भाई जो है 7 वर्ष का। हमने क्वेश्चन कहा है भैया, तो बोल रहा है क्या, रथीन 16 वर्ष का, चचेरा भाई 7 वर्ष का। कितने वर्षों के बाद? रथीन की उम्र चचेरे भाई का 1.5 गुना होगा। चचेरे भाई का 1.5 गुना मतलब ये एक, तो ये 1.5, पॉइंट काटेंगे 0, 5 दूनी 10 5 या 15। तो बोले सर ऑप्शन ए से देख लीजिए ना कि 16 और 7 में क्या जोड़े, कितने वर्षों के बाद बोल रहा है, क्या जोड़े। ऑप्शन ए से देख लीजिए कि हम लोग का आ जाए रेशियो कितना, तो 3:2 आ जाए। तो बोले सर पहला ऑप्शन तो 12 है, 16 अब 12 जोड़ते हैं तो 28 आता है। 28 में 3 आने की कोई संभावना नहीं। 11, 16 11 जोड़ते हैं 27 में तो 3 आ सकता है, तो इसमें भी 11 जोड़ेंगे तो 18, तो आइए रहा है 11 वर्ष, इसमें भी जोड़ देंगे 11 वर्ष इसमें भी, तो 16 11 कितना हो जाएगा 27, और 7 11 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, आइए गया 3:1, 1.5 गुना हो गया। लेकिन कई वर्षों के बाद? तो 11 वर्षों के बाद। ऑप्शन से ही काम चला लिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 पहुंच गए। किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था, 10 का। अब बोल रहा है जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2, तो कक्षा के सभी छात्रों का। बोले सर एवरेज मैं अपने असाइनमेंट से बारीकी से पढ़ाया हूँ, जिसमें शुरू में 10 लड़का है जिसका औसत है 15, और सभी 25 छात्रों का, मतलब टोटल जो 25 गो छात्र हैं, छात्र मतलब टोटल विद्यार्थी है, जिसका औसत है 16.2। तो बोल रहा है कक्षा के सभी छात्राओं का औसत क्या होगा। तो बोलिए कि सर जी किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का, यानी टोटल छात्र है, छात्र मतलब विद्यार्थी 25 है, जिसमें 10 गो लड़का है, तो निश्चित है गर्ल 15 गो ना होगा जी। तो बोल रहा है गर्ल का औसत क्या होगा। बोले सर ऐसा तो आप बताइए कि है, ऊपर काट देते हैं 25 5 दूनी 10 5 या 15। सबसे आसान तरीका, छोटा है तो गुना कर दीजिए, टोटल में से लड़का वाला को घटा देंगे तो लड़की वाला यानी छात्रा वाला बच जाएगा, तो घटा दीजिए। बोले सर 16 5 80, 5 दूनी 10, यानी 16.2 को 5 से गुना करिए तो आ जाएगा 81। 81 माइनस कितना ही हो गया 15 दूनी 30, और जितना बच गया उसको 3 से भागा देंगे। दिक्कत क्या है, 81 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा 51, 51/3 आ गया 19। कितना आ गया 19। यानी हम कह सकते हैं कि छात्राओं का जो औसत होगा, औसत क्या था 19 नहीं होगा 17 नहीं होगा जी, 17 या 51। क्या बात करते हैं, गलती करते हैं तो बोलना चाहिए, 17 या 51 होगा। कुछ नहीं किया है, टोटल 25 छात्र है, 25 के टोटल से गुना कर दिया, उसके बाद लड़का वाला 15 दूनी 30 घटा दिया, 81 में से 30 घट गया, 51/3 काट के आ गया कितना 17, यानी कि लड़कियों का, छात्राओं का हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 और पाई टेबल वाला आ गया। एक टेबल दिया हुआ है पार्टियों और जीती हुई सीटें। पार्टियों का क्रम संख्या 1 2 3 है, पार्टी का नाम ABCD है। दक्षिण में पार्टी ए 40 जीता है, पूरब में 37, पश्चिम में 35, उत्तर में 27। उसी प्रकार से पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी सबका दिया हुआ है। अब देखिए मजे से क्वेश्चन क्या है, एक के को क्वेश्चन है, बोल रहा दिए गए चार्ट को पढ़ लेवे किए, आप भी आराम से स्थिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत यानी 1 स्थान तक सीट जीती। दक्षिण में पार्टी ए ने कितना प्रतिशत, तो बोलिए सर ऐसा करिए ना, ए टोटल जीता है जो नीचे जोड़ दीजिए,
तो बोलिए 40 है, 37 है, 35 है, 27 है। ऐसा काहे लिखे पता है? हम कुछ नहीं करेंगे, आप कैलकुलेशन करिएगा। दक्षिण वाला कितना है? 40 है। एक दक्षिण वाला 40 है, तो 40 ऊपरे और परसेंट निकालना है 100 से। आराम से जोड़िए, काट छाट के एक अंक के बाद दशमलव तक आंसर लाइए, आंसर कमेंट कर डालिए। देखते हैं कौन कौन सावधानी से अलर्ट होके एक्टिव होके पढ़ता है। जो एक्टिव होके पढ़ेगा वही आंसर देगा। आंसर जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते ही देखते पहुंच गए 14 और VBI हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। क्या मजेदारी है। हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो जो नहीं देखे हैं ना, जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाके या लास्ट में वीडियो आइकन दिख जाएगा, जरूर देखिए। कभी भी वैसा आप नहीं देखे होंगे, बहुत इजी तरीका से बताया हूँ। आइए देखते हैं। 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे यहाँ पे एक टावर है, अब मान लीजिए इस प्रकार से यहीं पर से ले लेते हैं। एक 5 मीटर ऊंचाई एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से टावर का उन्नयन कोण क्या डिग्री है? तो बोल रहा है टावर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री है। अब बोल रहा है यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी जहाँ पर कोण बन रहा है वहाँ तक की दूरी है 40√3 मीटर। तो बोला टावर की ऊंचाई क्या है? बोले सर बिल्कुल निकलेगा, ये 5 मीटर है तो ई वाला भाग भी 5 मीटर। अब इस त्रिभुज को देखिए समकोण त्रिभुज, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में समकोणे का तो इस्तेमाल होता है। आप बिल्कुल रेशियो मेथड से बताए हैं कि एकदम सेकंडों में निकाल सकते हैं। ई वाला निकाल लेते हैं पहले। तो बोले सर जैसे ही देखे tan 30 डिग्री का मान माइंड में आया 1/√3। 1/√3 tan होता है लंब बटा आधार, तो यानी लंब 1 हो गया, आधार √3। अब ये वाला ऊंचाई पता चल गया कितना? 40√3 की तुलना √3 से ये वाला ऊंचाई निकालना है 1 से। √3 खत्म, 40 मीटर। लेकिन क्या आंसर 40 मीटर मारेंगे? नहीं, 5 मीटर ये वाला भाग तो है। ये तो ये वाला त्रिभुजवास लेके चले तो ये ना 40 आया, तो 40 मीटर ही, अब 5 मीटर ही, यानी टोटल किसकी ऊंचाई? टावर की ऊंचाई। टावर बराबर हो जाएगा 45 मीटर। 45 मीटर ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि बड़ा ही सिंपल है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करना, आंसर कमेंट कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 VBI क्वेश्चन पाइप और सिस्टर्न का क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार है। कहता 2 पाइप P और B, लो P और B क्रमशः किसी टंकी को 37.5 को हम 75/2 मिनट लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और ई वाला है 45 मिनट। तो बोलिए कि सर 75/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। अब पहले हम इसको क्षमता निकालेंगे तभी आगे पढ़ेंगे। क्षमता क्या होता है? बोलिए कि सर समय का उल्टा होता है, तो इसको हम 2/75 कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं कितना? 1/45। बोले सर छोड़िए ना, उतना दिमाग काहे लगा रहे हैं। तिरछा गुना करिए, 45 दूनी 90 होगा, तो 90 उलट के इधर चला जाएगा और 75 उधर चला जाएगा। हो गया काम खत्म। 15 × 90, 15 × 5 = 75, यानी दोनों का क्षमता हो गया 6:5। अब किसी एक को लेके चलेंगे तो 45 मिनट में 5 के क्षमता से 45 × 5 = 225, 6 के क्षमता से 75/2 काटिएगा, आएगा 225। अब 225 टंकी का पूरा क्षमता, इसको भरना है। लेकिन क्या कह रहा है कि दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि बी को कितना मिनट बाद बंद किया जाए। तो बोले सर बी को टी मिनट बाद बंद कर दीजिए ना। तो टी मिनट बाद बंद करने का मतलब क्या है कि बी जो है टी ए मिनट चलवे किया होगा। तो बोले कि सर बी टी ए मिनट चला होगा तो बी की क्षमता 5 है, 5 की क्षमता से टी मिनट। अब बाकी ए जो है 6 की क्षमता से 300 मिनट चल लिया होगा। गलती बोल रहे हैं क्या? क्योंकि 30 मिनट में टंकी भरवे क्या बी ए बंदे नहीं हुआ, ए नहीं बल्कि पी वो बंदे नहीं हुआ। बंद कौन हुआ है? बी को कितना मिनट बाद बंद किया जाए? तो हमने मान लिया टी मिनट बाद, तो ये 5 की क्षमता से टी ए मिनट चला, लेकिन ये बंदे नहीं हुआ है तो पूरा चला 30। काट दीजिए, ये 180 इधर आ जाएगा। 5t = 225 में 180 घटेगा 45, 9 × 5 = 45, यानी कि बी को 9 मिनट के बाद बंद किया होगा। बी को 9 मिनट के बाद, डायरेक्ट आंसर आ गया। बी को 9 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन मेंसुरेशन का। किसी वृत्त के अंदर निर्मित समषटकोण, वृत्त के अंदर समषटकोण बन रहा है, मतलब एक वृत्त है, इसके अंदर इस प्रकार से समषटकोण मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, इस प्रकार से बन रहा है। षटकोण मतलब इस प्रकार से समषटकोण।
और उसी में बोल रहा है आगे, और वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब इसी वृत्त को मैं दोबारा बना रहा हूं क्योंकि एक ही बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसी वृत्त में वर्ग बन रहा है, तो बोल रहा है कि बताइए कि किसी वृत्त के अंदर निर्मित सम षटकोण और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बोले कि सर यदि हम वृत्त के केंद्र ये है, त्रिज्या को r माने, तो निश्चित है जो वृत्त की त्रिज्या होता है वही सम षटकोण का भुजा हो जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम षटकोण का भुजा हो गया तो सम षटकोण का से 6 को समबाहु त्रिभुज बनता है, और इसलिए सम षटकोण का त्रिभुज मतलब सम षटकोण जो बनता है बहुभुज, उसका जो क्षेत्रफल होता है 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर यानी r स्क्वायर अनुपात, यही ना पूछ रहा है। बोल रहा है किसी वृत्त के अंदर निर्मित सम षटकोण और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। बोलिए सर यदि यही वाला वृत्त है तो इसका भी त्रिज्या r ना लीजिएगा, तो त्रिज्या r लीजिएगा तो ये वाला देखिए अंदर में जो वर्ग बनता है ना किसी वृत्त के अंदर में, उसका जो व्यास होता है ना वो वर्ग का विकर्ण होता है। तो बोले सर त्रिज्या r तो व्यास कितना 2r, यानी हम कह सकते हैं इसका जो विकर्ण वर्ग का हो जाएगा वो 2r होगा। और हम सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण के स्क्वायर बटा 2, वैसे तो भुजा स्क्वायर भी होता है लेकिन विकर्ण दिया हुआ तो विकर्ण के स्क्वायर बटा 2 यानी 2r के स्क्वायर बटा 2। बस क्या है, अब काटिए, इसको काटेंगे 6√3/4 r स्क्वायर अनुपात, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर बटा 2। काट दीजिए r स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद देखिए 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फाइनली बच गया 3√3 और उधर अनुपात में 4 बच गया और कुछ नहीं बचा, 3√3 और अनुपात 4। बोलिए कि सर यहाँ पूछ क्या रहा है, निर्मित सम षटकोण और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। हालांकि आंसर उल्टा करके दे दिया है जी, क्योंकि 3√3 देखिए यहाँ पे 3√3 अनुपात 4 होना चाहिए। आई 2 ऑप्शन दिया, एगो 3√3 अनुपात 2 दिया है और एगो में देवो किया था उलट के दिया 4 अनुपात 3√3 दिया, तो एक गलती ना हो जाएगा। यानी हम लोग का आंसर तो यही हो जाना चाहिए 3√3 अनुपात 4। क्लियर है, तो यहाँ पे जो भी त्रुटियां उसको सुधार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18, और 18 आपके लिए है। 250 का कै परसेंट है, 38%। बताइए अभी हो नहीं निकालिए तो क्या सीखिएगा आप, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। परसेंटेज में एक लाइन में निकालने के लिए सिखाए हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाए। बड़ा ही मजेदार VVI क्वेश्चन बहुपद वाला। क्या बोल रहा है ये, कहता है एक समीकरण दिया 3x² - ax + 6 = फिर से ax² + 2x + 2, यही है जी, का सिर्फ एक ही मूल हो, एक ही मूल हो। तो एक ही मूल हो तो बोल रहा है ए का मान, ए का धनात्मक मान क्या होगा। बोलिए कि सर जब किसी इक्वेशन को, पहले तो इसको द्विघात समीकरण में बैठाते हैं। x² देखिए 3x², ax² को इधर लाएंगे, x² कॉमन लेंगे तो 3 - ax² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -ax है, 2x इधर आएगा तो माइनस ए रहेगा, तब माइनस कॉमन ले लेंगे तो a + 2 × x। अब प्लस में 6 है, 2 इधर आएगा तो बच जाएगा प्लस में 4, 6 में से 2 घट नहीं जाएगा बराबर 0। यानी a के स्थान पे ये हो गया, b के स्थान पे ये हो गया और c के स्थान पर ही 4 हो गया। ये हो गया द्विघात समीकरण में। आप बोल रहा है कि इसका एक ही मूल है, मतलब मूल समान है। जब मूल समान हो तो फिर एक ही उपाय होता है कि मूल एक ही हो, मूल एक ही हो मतलब समान हो, तो होता है d = 0, d बराबर 0। और d का फॉर्मूला आप जानते हो ना, b² - 4ac = 0, तो b², तो b के स्थान पर ये हो जाएगा, ये माइनस में है a + 2, लेकिन स्क्वायर करें तो हो जाएगा a + 2 के स्क्वायर -4ac, तो 4 a के स्थान पर हो जाएगा 3 - a और c के स्थान पर सीधे हो जाएगा 4 = 0। द्विघात समीकरण का जो मास्टर वीडियो बताए उतने पढ़ लीजिए तो रेलवे में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अब बोलिए कि सर उसको उधर भेज देते हैं, तो भेज दीजिए ना, a + 2 के होल स्क्वायर बराबर ये 4 चौका 16 × 3 - a। आप ना इसको हाल उल नहीं करिए, नहीं तो बेकार में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आराम से क्या करिए, ऑप्शन से a का ऐसा मान रखिए, चूंकि a ना पूछ रहा है, हाँ बोल रहा है a का धनात्मक मान क्या होगा, तो बोले सर ऑप्शन से a का ऐसा मान रखिए ना कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। बोलिए सर पहला ऑप्शन है 5 और 2 7 का स्क्वायर 49,
यदि यहाँ 5 रखते हैं तो माइनस में आ जाएगा जी, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 4, 4 आदू 6, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी 4 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी 3 से छोटा ही कुछ रखना पड़ेगा। बोले सर 3 से छोटा तो एक ही ऑप्शन में है, ये 2 रखते हैं, 2 आदू 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 यहाँ रखते हैं, 3 में से 2 गया 1, 16 का 16, सेटिस्फाइड हो गया। या ऐसे भी दोनों तरफ पॉजिटिव ही आना है तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 से छोटा एक ही ऑप्शन है, ये है, यानी ए का मान हो जाएगा 2। आसान से आ गया। इसको हल करिए तो और द्विघात समीकरण फिर से बैठ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए आराम से ऑप्शन से रखिए। आंसर हो गया 19 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। आइए, इसका है जो आंसर में त्रुटि है हम लोग सुधारते हैं। एक सप्ताह में घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलेगी, कितनी बार मिलेगी मतलब कितनी बार संपाती होगी। मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए तो स्पेशल एक क्लॉक रीजनिंग मास्टर वीडियो करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, क्लॉक उसमें पढ़ा है, उसमें बारीकी से पढ़ा है कितना बार संपाती होगी, कितना बार मिलेगी, कितना बार लंब होगा, कितना बार समांतर होगा, कितना बार एक दूसरे के अपोजिट होगा, सब बताएं। तो कोई भी घड़ी रहे उसमें मिनट और घंटा के सुई को, सेकंड के सुई को नहीं माना जाता है। तो मिनट और घंटा वाला सुई जो होता है 1 घंटा में 1 बार एक दूसरे से मिलता है, लेकिन पूरे दिन में 22 बार मिलता है, क्योंकि घंटा वाला सुई एक चक्कर में मतलब 1 घंटा में 5 मिनट की दूरी तय करता है, एक संख्या से दूसरा पर जाता है, जबकि मिनट वाला पूरा 1 राउंड मार लेता है, यानी 5-5 मिनट का अंतर होते चला जाता है। इसलिए पूरे एक दिन में 24-5 120 मिनट, 2 घंटा कम जाता है। इसलिए वहां पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि 1 घंटा पूछा है कि 1 घंटा में घड़ी के मिनट और घंटे वाली सुई कितनी बार एक दूसरे से मिलती है या संपाती होती है, तो 1 बार, लेकिन एक दिन में 22 बार, एक दिन में 22 बार मिलती है। इसलिए एक सप्ताह में, तो बोलिए सर एक सप्ताह में तो हो जाएगा 22 गुना 7, 22 7 154 बार मिलेगी, 154 बार एक दूसरे से मिलेगी, जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर भी दिया हुआ नहीं था। तो सुधार लेना है हम लोग का। आंसर होगा एक सप्ताह में एक दूसरे से कितनी बार मिलेगी, 154 बार। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए। कहता 36, 72, 126, इसका मासा क्या होगा जी, HCF। तो बोलिए सर ये तो होता 18 गुना 2, ये होता 18 गुना 4 और ये होता 18 गुना 7। अब 2 4 7 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो सब में कॉमन 18 हो गए, यानी इसका HCF मासा कितना हो गया 18। बड़ी से बड़ी कॉमन राशि को मासा HCF कहते हैं, महत्तम कहते हैं। यहाँ पे 18 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22 VVI धांसू क्वेश्चन। कमाल का क्वेश्चन है भाई, एक नया चीज सिखाते हैं आपको। देखने में तो कहानी जैसा बड़ा लग रहा है। पीटर नगर ए से आता है और पॉल नगर बी का रहने वाला है। वे एक ही समय एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों के लिए अपनी मात्रा शुरू करते हैं, लिख दिया, यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर कहीं पे मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 13.5 घंटा। पीटर को, यहाँ पे पॉल है, पीटर को मिलने के बाद लगा 13.5 घंटे, और उसके बाद कहता, जबकि पॉल को पीटर के शहर पहुंचने में लग गया 6 घंटे। अब बोल रहा है अगर पीटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बोल रहा है पॉल की गति। क्या मजेदार क्वेश्चन है। और ट्रेन हम अभी ताज़ा ही धजिया उड़ाए पूरा ख़त्म किए, उसमें लास्ट टाइप में इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने नोट करके लिखाया भी था कि ऐसे तो जनरली हम सब जानते हैं कि चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल, लेकिन कब, जब दोनों शुरू से चले और अंत तक पहुंचे तो। लेकिन मिलने के बाद यदि अपने अपने गंतव्य का समय दिया रहे, मिलने के बाद, तो मिलने के बाद का समय दिया रहे तो चाल जो होता है ना, वो समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि मिलने के बाद का समय रहने पर चाल समय के वर्गमूल के विलोम होता है, मतलब उल्टा होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, देखने में छोटा मोटा पॉइंट है, लेकिन 99% बच्चा गलती करते हैं, वो आराम से इसी को उलट के बनाने लगते हैं और गलती होता है। सीधा रहता ना कि पीटर पॉल के पास पहुंचने में 13.5 घंटा, पॉल पीटर के पास पहुंचने में 6 घंटा, तो चाल के उल्टा आराम से समय को उल्टा चाल कर देते। लेकिन मिलने के बाद ही 13.5 घंटा लिया, ही 6 घंटा लिया, तो मिलने के बाद का समय दिया रहे, तो चाल जो होता है समय को वर्गमूल के विलोमानुपाती, मतलब √6 इधर इधर
रूट 13.5। बोले सर अब इसका रेशियो कैसे निकालें? तो कोई बात नहीं, रेशियो माने भागा ही होता है ना, और जब रूट में है तो दोनों को हम कर सकते हैं 6/13। पॉइंट काट देते हैं, ऊपर 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग काटते हैं, देखिए 15 से कट रहा है, 15 चौक 60, 15 नमा 135। रूट अंदर 4/9 आ गया। 4/9 के मतलब हुआ 2/3। यानी हम कह सकते हैं ये दोनों के चाल का जो रेशियो हो गया वो हो गया 2:3। किसका? पीटर और पॉल के। तो याद रहेगा, सीधा सीधी होता है चाल तो समय के जस्ट उल्टा, लेकिन मिलने के बाद समय दिया रहे तो चाल समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती। लेकिन ऐसा दे दिया है कि इसमें भी बच्चे फंसते हैं। तो इसका वर्गमूल कैसे निकाले? तो हम दोनों को एक ही में कर दिए, फिर काट छाट के आ गया 2:3। पीटर का चाल 30 दिया हुआ है, पीटर का चाल 2 आया। निकालना पॉल के चाल, तो 3 से 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या मजेदार क्वेश्चन है, एकदम मजा ही आ गया होगा। इसी नाम पे 10-20 विद्यार्थियों को शेयर कर देना है। लाइक तो जरूर करिएगा, लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, एनर्जी होता है, पेट्रोल होता है, सब कुछ होता है। हम अगला वीडियो आपसे ही एनर्जेटिक होकर बनाते हैं कि हमें बच्चे पसंद करें, इसलिए लाइक करें, कमेंट जरूर करें। और जो भी सब्सक्राइब करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बेल आइकन दबाते ही नहीं। बेल आइकन दबाइए, ऑल वाले को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, यहाँ पे 22 को तो हमने धुआं कर ही दिया है। यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 आ गए जी। क्या बोल रहा है? गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का अनुपात। लो, चीनी और आटे मिला के मीठी पूड़ी बना रहा है भाई। चीनी और आटे का अनुपात है 2:7। गूथे हुए आटे के 9 किलोग्राम में जौन, मतलब टोटल वजन भी दे दिया है 9 kg। जौन ने कुछ और चीनी मिलाकर अनुपात बना दिया 2:5। बोलिए कि सर जी मिला रहा है, चीनी तो सेम करेंगे, आटा इसमें नो डाउट। रेशियो अभी खत्म किया यूथ से भी, अब पहले से भी आप रेशियो पढ़े हुए हैं। मिला रहे हैं, चीनी सेम करेंगे, आटा। बोलिए सर आटा सेम करने का तरीका, ऊपर 5 से तो दोनों तरफ, नीचे 7 से। नीचे वाला से ऊपर, ऊपर वाला से नीचे, सेम कर दिए भाई। अब क्या बोल रहा है? टोटल 9 kg शुरू में दिया हुआ है। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 7 5 35, यानी टोटल 45 है। गुथे हुए आटे मतलब दोनों मिला के, तो टोटल की तुलना टोटल से। पूछ क्या रहा है भाई? तो पूछ रहा है कितना चीनी मिलाई। तो बोले सर 5 दूनी 10 से 7 दूनी 14, 4 मिलाया है तो 4 से गुना, तो 9 5 45, यानी 4/5 kg। यदि kg में दिया है तो आंसर यही होगा, लेकिन ग्राम में दिया है तो 4/5। kg को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुना, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। तो 5 से 200 बार में 4 दूनी 800 ग्राम, यानी निश्चित है कि जौन ने बाद में जो चीनी मिलाया वो 800 ग्राम था। 800 ग्राम है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24। 3 संख्याओं का औसत 6 है। 3 संख्याओं का औसत 6 है, चलो बढ़िया बात है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 हो, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 हो, तो तीनों संख्याएं क्या है? बोले सर यदि ए बी और सी इस प्रकार से 3 संख्याएं हैं, इसका औसत 6 है, तो बोले सर इसका मतलब a + b + c हो जाएगा 18। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, क्योंकि औसत 6 है तो योगफल 6 × 18। अब आगे देखिए, पहली 2 संख्याएं मतलब a + b का औसत 5 है, यानी योगफल होगा 5 दूनी 10। अंतिम 2 संख्या यानी b + c का औसत कितना है? अंतिम 2 का औसत 8 है, यानी योगफल कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो बोल रहा है तीनों संख्याएं क्या है? लो, तीनों संख्याएं बारी बारी से तीनों निकालना है। बोले सर जब तीनों निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं ना, ये दोनों के जोड़ देते हैं, या तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों को घटा देते हैं तो सी निकल जाएगा, सी यहाँ रखेंगे, बी निकल जाएगा, बी यहाँ रखेंगे, ये निकल जाएगा। आपकी मर्जी, तो घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो ए बी कट गया, सी निकल जाएगा। कितना? 8, सी 8। अब यहाँ पे सी को 8 रख देंगे तो 8 उधर जाके घट जाएगा किस में? 16 में, तो बी भी निकल गया 8, सी भी 8, बी भी 8। तो बोले ए बी सी जोड़ के सर 18 है, जिसमें बी 8 और सी 8, तो 8 8 16, तो ए 2 ये ना होगा, तो हो गया आंसर ए 2 बी 8 सी 8 हो गया आंसर। 2,8,8 अपने हाथ में था, सिंपल था। ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 जटिल है लेकिन कैलकुलेशन है, इसलिए तो हम आपको छोड़ेंगे ही, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप ही से ज़्यादा करवाएंगे। अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करिए आप में स्पीड आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। नहीं तो एग्जाम में बैठे हुए
आप जानिएगा, लेकिन कैलकुलेशन के कारण कॉन्फिडेंस बिगड़ जाता है तो गलती होता है, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, देखते हैं 26। एक टेबल दिया हुआ है, शहर ABCD है, उसका टोटल जनसंख्या है 200, फिर खाली स्थान है 150, 120, साक्षर है, निरक्षर है, असाक्षरता प्रतिशत है। तो बोल रहा है क्या, दिए गए डेटा के आधार पर शहर A का साक्षरता प्रतिशत। तो शहर A का साक्षरता, यही ना पूछ रहा है, साक्षर प्रतिशत। बोले सर शहर प्रतिशत की गणना टोटल पर होगा। शहर A में टोटल जनसंख्या 200 है, जिसमें साक्षरता कितना है 150। हालांकि इसमें आगे ही गलती लिख दिया है, टोटल 200 लिखा है तो साक्षर 150, तो निरक्षर में इसको 50 से लिखना चाहिए, तभी ना 200 होगा, नहीं तो साक्षर और निरक्षर टोटल जोड़ के तो 300 हो रहा है, तो टोटल जनसंख्या 300 लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा ही नहीं लिखा है, तो बनेगा इसी पर। लेकिन हालांकि उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे निरक्षर में 50 होना चाहिए। तो A का साक्षर प्रतिशत पूछ रहा है, तो टोटल जनसंख्या नीचे, साक्षर ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से, काट दो। 50 दिया 150, 50 चौके 200, उसके बाद 4 से 25 चौका 100, 25 दिया 75%। लीजिए क्या मज़ेदारी वाला क्वेश्चन है, यानी कि 75% साक्षर है A में, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए। 2.3/5 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा पूछ रहा है। तो बोले सर 5 दूनी 10 और 3 13/5 होता है। अब इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो बोले सर 5/13 ना होगा, इसमें क्या डाउट है जी। तो 5/13, तो बोले सर 5/13 दर्शाइए रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28। देखते ही देखते पहुंच गए। एक बहुपद दिया हुआ है x² - x, उसके बाद प्लस b है, इसके शून्य मतलब इसका हल 2 गो दिया हुआ है, 3 और 4, 3 और 4 है। तो a और b का मान क्या होगा। बोलिए कि सर हल 3 और 4 दिया हुआ, मतलब एक बार x का मान 3 पुट करेंगे, एक बार 4 पुट करेंगे। तो जब x बराबर हम 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 - 3a और प्लस b = 0। शून्यक मतलब उसका कटने वाला है, विभाजक है, तो बराबर 0। अब उधर इसको करेंगे तो 3a प्लस में हो जाएगा, b माइनस में, और एक तरफ 9 बच जाएगा। इक्वेशन 1 हुआ। दूसरा ये, यदि हम पुट करते हैं x बराबर 4 तो क्या होगा। तो बोलिए कि सर x के जगह पर 4, तो 4 के क्यूब हो जाएगा 16 ना होगा जी, 4 ना बोल रहा, 3 और 4। अब यहाँ 4 पुट करेंगे तो -4a प्लस b = 0। उधर करेंगे तो 4a प्लस b बराबर 16, यही ना इक्वेशन 2। हमें निकालना क्या है। तब बोल रहा है कि a और b का मान क्रमशः क्या होगा। बोले सर a और b का मान ना पूछ रहा है, सॉरी e माइनस b होगा, a और b का मान पूछ रहा है, तो दिक्कत क्या है, हल कर दीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3a - b बराबर 9 और 4a - b बराबर 16। अब क्या करते हैं ना, ऊपरे वाला को घटा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस ही माइनस कट गया, माइनस b प्लस b। 4a में से 3 आ जाएगा a, और 16 में से 9 गया 7, तो a का मान तो 7 हो गया। तो बोलिए सर a का मान 7 है, क्या ऑप्शन में देवे किया है, b में। अब कोई में आप 7a का मान रखिए ना, अपने आप b निकल जाएगा। तो बोले सर 7,12 दिया है, शुरू में 7 के ऑप्शन में देवे किया है। ऐसे भी a और b का मान क्रमशः पूछ रहा है, और ये 7 लेवे किया था, शुरू में 7 के ऑप्शन में है ये, तो a एंड b हो जाएगा 7 और 12। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए से एक को में 7 शुरू में देवे किया है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन है CI का, बड़ा ही धांसू, बड़ा ही धमाकेदार तरीके से मैंने अपने असाइनमेंट से CI एक टाइप करके बारीकी से मैंने साबित कर दिया था कि CI से आसान और इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर ही नहीं है मैथ का। देखिए उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। यदि 1000 की एक राशि 3 वर्ष में 1331 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तुरंत आ जाएगा जी। 3 वर्ष दिया हुआ है ना, 3 वर्ष है तो निश्चित है मूलधन और मिश्रधन दोनों क्यूब के रूप में बैठेगा, पहले ही बता दिए थे। और 2 वर्ष में हो तो मूलधन मिश्रधन स्क्वायर के रूप में बैठेगा। तो यहाँ पर मूलधन 1000 है और मिश्रधन हो जाता है 1331। लेकिन ये 3 वर्ष का ना कहानी है, तो 1 वर्ष कितना हो जाएगा। तो बोले सर 1 वर्ष में 10 11 हो जाएगा। बोलिए काहे सर, काहे कि ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। तो 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष का था तो क्यूब, तो 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का तो ऐसे में होता है। तो बढ़ा कितना, डायरेक्ट दर निकालिए, 10 मूलधन है, मिश्रधन 11, 1 बढ़ा बटा 10 गुना 100 हो गया आंसर। और क्या, ब्याज की दर 10%। इससे आसान तो SI में भी नहीं है ब्याज की दर निकालना, जितना आसान हम आपको CI में करके बताए थे।
तो बड़ा ही सिंपल ढंग से निकल गया यहाँ पे 10%, यानी 29 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 और आज के इस धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मैं फिर से पहले ही कहना चाहूंगा, कम से कम 10-15 मित्रों को जरूर शेयर करें। एक बार हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल के नीचे जो लोगो क्लास का दिया उस पर टच करें, ऊपर में प्लेलिस्ट आएगा उस पर देखें। मैंने पूरा का पूरा 2700-3200 को पूरा एक एक क्वेश्चन करके समाप्त कर दिया है। उसके अलावे सभी चैप्टर का मास्टर वीडियो बना रखा है, सभी चैप्टर का कॉमर्शियल मैथ अपने असाइनमेंट से करवा रखा है और उससे प्रैक्टिस सेशन। एक बार जरूर आप इसको विजिट करें और अपना बेस्ट तैयारी करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो आ जाइए देख लेते हैं लास्ट में। 2250 की राशि पर 3% साधारण ब्याज वार्षिक दर से ब्याज कितना होगा? तो बोले सर कितना ब्याज प्राप्त होगा? वार्षिक ब्याज तो पूछ रहा है। तो बोले सर 2250 की तुलना 100 से और 3% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा? तो बोले सर 3 से न गुना, वार्षिक पूछ रहा है तो समय तो अलग से दिया नहीं है, तो 3 से गुना कर दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य और 225 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलिए कि सर मूलधन की तुलना 100 से आई 600 कितना हो जाएगा? 225 या 675, यही ना हो जाएगा। आप 10 से उसमें भाग देंगे तो 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव यानी 1 और 0, यानी वार्षिक जो ब्याज होगा, वार्षिक मतलब एक के वर्ष के ही बोलना चाह रहा है, 3% एक वर्ष, क्योंकि समय का अलग से कोई जिक्र नहीं है, तो होगा 67.5 रुपया। 67.5 यानी हम लोग कह सकते हैं कि 30 का हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यदि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे इसको लिखना चाहिए कि 2250 की राशि पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? क्योंकि यदि 2 वर्ष का निकालना है तो 2250 की तुलना 100 से और यहाँ पे 3% वार्षिक दर से यदि 2 वर्ष बोलता तो 6 से गुना कर देते। अब काटिए तो ये कटेगा 1 शून्य से 1 शून्य, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 5 25 अब 45 तो 135। तो आप चाहें तो क्वेश्चन सुधारिएगा। 2 वर्ष यदि करते हैं तो आंसर 135 मारिए। यदि क्वेश्चन में 2 वर्ष ना करके एक वर्ष सिर्फ वार्षिक रहने देते हैं तो आंसर 67.5। दोनों ऑप्शन में देल है, मैंने दोनों बारीकी से बता दिया, आपको 100% समझ में भी आया होगा। फिर से मैं बोलूँगा, आपका लगातार सहयोग बना हुआ है, आपका लाइक शेयर और कमेंट देख के ही मैं आगे लगातार वीडियो बना रहा हूँ। इस मोटिवेशन को बरकरार रखें, लगातार शेयर करते रहें। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को इंस्टॉल करें, वहाँ से 199 या 499 का कोर्स परचेज करें एक सहयोग राशि में और संपूर्ण तैयारी करें, क्योंकि यूथ का एक चैप्टर डेली सॉल्यूशन आगे बढ़ते जा रहा है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।